नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 11 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित होता हूं। जैसा कि आप सभी दर्शकों ने इसके पिछले एपिसोड में जो प्रश्न पूछे थे, जो कि ज्योतिष से संबंधित थे, पूजा पाठ से संबंधित थे, ज्योतिषी उपाय से संबंधित थे, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, आपकी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित जो आपने प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप भी चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझसे चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को दे दीजिए। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ज्योतिषी उपाय से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं। मेनली ज्योतिष या हमारी आध्यात्म की फील्ड से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये पार्था सारथी लोध जी ने पूछा है कि सर नमस्ते, क्या मेष लग्न की कुंडली में अगर केतु 4th हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या ये खराब फल देता है? देखिए, चतुर्थ भावस्थ केतु को अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना गया, ये अच्छा फल प्रदायक ही, श्रेष्ठ फल प्रदायक ही बताया गया है। कारण दशम भाव में राहु अतिविशिष्ट कारक होते हैं, तो चतुर्थ में केतु भी अतिविशिष्ट कारक तो नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि केतु का अतिविशिष्ट कारक भाव दूसरा है, परंतु केतु भी चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं अच्छा ही फल देने के लिए बाध्य है। चतुर्थ भावगत केतु जो होते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सोचना या किसी एक चीज को लेकर के ओवरथिंक करने पर बाध्य जरूर कर देते हैं। कई बार कफ से संबंधित परेशानियां देखने में आ जाती हैं। और अगर देखा जाए तो अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि राहु के अलावा चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो, चतुर्थ भावस्थ केतु पर पड़ रही हो, तो ये कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में परेशानी को भी प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ये है। बाकी चतुर्थ भावगत केतु को बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं कहा गया। अब मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि आती है। अगर चंद्रमा कमजोर होंगे तो जरूर केतु के दुष्प्रभाव आपको देखने में मिलेंगे, परंतु अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो चतुर्थ भाव में केतु को कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहा जाएगा। मीरा जी का प्रश्न है, अगर जन्म का समय पता नहीं हो तो जन्म कुंडली पर क्या असर पड़ेगा? जन्म कुंडली ही नहीं बनेगी। जन्म का समय ही तो मेन है। अगर जन्म का समय होगा ही नहीं तो जन्म कुंडली का निर्माण कैसे होगा? फिर इस केस में यह होता है कि चंद्र कुंडली, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन तक रहते हैं और एक नक्षत्र में लगभग 1 दिन तक रहते हैं। तो अब अंदाजा तो पता होना चाहिए कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में हुआ है। तो चंद्र कुंडली के आधार पर गणनाएं की जाती हैं, हालांकि वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती ऑब्वियसली। जितना अगर आपके पास समय एक्यूरेट होगा तो आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बनेगी, तो अन्य डिविजनल चार्ट्स एक्यूरेट बनेंगे। अब अगर जन्म कुंडली का समय ही, जन्म का समय ही ना पता हो तो जन्म कुंडली का निर्माण कर पाना ही संभव नहीं है। तो जन्म कुंडली पर क्या असर पड़ेगा तो ये तो सेकेंडरी चीज है। जब जन्म कुंडली होगी नहीं तो असर पड़ना ना पड़ना तो मायने ही नहीं रखता है। तो जन्म का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जन्म कुंडली, बिना जन्म समय के जन्म कुंडली का निर्माण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यह है मीनाक्षी आर्या जी का। इन्होंने किया है, गुरुजी क्या दिमाग में नकारात्मक विचार आना भी कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं? नकारात्मक विचार से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यह जानना होगा कि नकारात्मक विचार से आप समझते क्या हैं। इस प्रकृति में कोई भी चीज गलत नहीं है या नकारात्मक नहीं है या बेकाम की नहीं है। अगर कोई भी चीज नकारात्मक या बेकाम की होती तो परमात्मा उस चीज को बनाते ही नहीं। नकारात्मक विचारों का आना, जिस तरह से सकारात्मक विचार आते हैं उसी तरह से नकारात्मक विचार का आना भी जरूरी है। अगर नकारात्मक विचार नहीं होंगे तो जो सकारात्मक विचार की जो वैल्यू है वो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सोच करके देखिए, आज के समय में अगर कोई भिखारी है तभी एक करोड़पति व्यक्ति की वैल्यू है। अगर सभी कोई करोड़पति बन जाएंगे तो करोड़पति की वैल्यू क्या रह जाएगी? गरीब है तभी अमीर की वैल्यू है। तो हर चीज एक दूसरे पर आश्रित ही है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। तो नकारात्मक विचारों का आना, जी जो आपका प्रश्न है, चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। परंतु नकारात्मक विचार भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं कि बेफिजूल की चीजों को सोचना, और कुछ अन्य नकारात्मक विचार होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से नकारात्मक विचार को ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर चंद्रमा खराब हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो
समय के अनुसार विचार नहीं आते। अब आप हो सकता है कि पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं और उस समय आपको नकारात्मक विचार आए, तो चंद्रमा के कमजोर होने से नकारात्मक विचार गलत समय पर आ जाते हैं। सही समय पर, जिस समय पर नकारात्मक विचार आने चाहिए उस समय पर नकारात्मक विचार नहीं आते। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय नकारात्मक विचार आने चाहिए, तो ये एक अन्य विषय है, इसको भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि नकारात्मक विचार किस जगह पर बेनिफिशियल या किस जगह पर वैल्यूएबल होते हैं, परंतु वो हमारा आज का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी कमजोर चंद्रमा अगर है आपकी जन्म कुंडली में, तो गलत समय पर या जिस समय पर नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए उस समय पर नकारात्मक विचार ज्यादा आने लगते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अगला प्रश्न है VK1817 आईडी से यश जी का प्रश्न है कि सर जन्म के समय गुरु वक्री है चतुर्थ भाव और वृषभ लग्न में, और सूर्य बुधादित्य योग में है नवम भाव में है, और बुध शनि के साथ महापरिवर्तन योग में है। ठीक है, ऐसे में वक्री गुरु का चतुर्थ भाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वृषभ लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में वक्री गुरु का होना अच्छा नहीं माना जाएगा, और ये मानसिक अशांति, ओवर थिंकिंग आपको देने का कारण बनेगा। बेफिजूल का तनाव आप लेकर के बैठेंगे, तो ये है आपको पूजा पाठ धर्म कर्म में जुड़ना चाहिए, ताकि ये जो गुरु वक्री हुआ है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, उसके दुष्प्रभावों में काफी हद तक कमी आ सके। और अगला प्रश्न भी इन्होंने किया है कि अष्टक वर्ग में कितने अंक पर भाव को शुभ माना जाता है? क्या 27-28 पॉइंट्स पर भाव अच्छा माना जाएगा? और क्या अष्टक वर्ग में अच्छे अंक होने से भाव को शुभ माना जा सकता है? जी, कहा तो यही जाता है कि अष्टक वर्ग में जितने ज्यादा अंक हो उतना ज्यादा अच्छा। 27-28 पॉइंट्स पर भाव को अच्छा मान लिया जाता है, ये बात भी तय है, परंतु उस भाव के अधिपति ने, उस भाव के स्वामी ने उस भाव को कितने अंक दिए हैं, ये ज्यादा मायने रखता है टोटल के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी जन्म कुंडली में आप वृषभ राशि समझ लीजिए दशम भाव में है, तो आप दशम भाव के अंक का मूल्यांकन कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं अष्टक वर्ग में जाकर कि वृषभ राशि में शुक्र ने मात्र 2 पॉइंट दिए हैं, बाकी ग्रहों ने अन्य पॉइंट दिए हैं, और ओवरऑल पॉइंट 30-31 करीब हो गए, तो भी उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। अगर ओवरऑल पॉइंट्स भले ही 25-26 भी हैं, परंतु शुक्र ने ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उस भाव को ज्यादा बली माना जाएगा। तो उस भाव के अधिपति का अष्टक वर्ग में ज्यादा नंबर देना कहीं ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू कुल उसमें कितने ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 11 में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी अपने कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, उन प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।